एक्टिंग इंस्टीट्यूट से अगर आप सोचोगे कि मैं सीख कर जाऊं, कुछ नहीं मिलने वाला। पेशेंस आपको लूज नहीं करना है। मुझे मेरी औकात पता चली है एज एन एक्टर। पहले इस फिल्म में मेरा नाम शंभू नहीं था, इस फिल्म में मेरे कैरेक्टर का नाम था दूज। कास्टिंग काउच वाली चीज जो है क्या लड़कों के साथ भी होती है? आज से बन जाओ, अगली बार ना बनना। अबे इस बार तुम्हारे लिए ऐसी पार्वती ढूंढी है बे, जिसे देख के तुम्हारे दिल की घंटी नहीं, पूरा का पूरा ऑर्केस्ट्रा बज जाए। गुरूर कैसा ये मुझ में जमाना बताए तो सही। मानता हूँ कि अपनों के होते अकेला खड़ा हूँ, और कैसे यकीन करूँ मैं अपने सिकंदरों का। मैं जंग जीता ही तभी हूँ जब अकेला लड़ा हूँ। मोस्टली 90% मैंने लाउड कैरेक्टर्स किए हैं। हमारा नाम है वो पतंग, स्मॉल, हेयर एंड हैंडसम। तो सटल एक्टिंग करने का मुझे अब लालच है। कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका बात रस में। आज एक ऐसे खास मेहमान शब्द उसके लिए ठीक नहीं है। आज आपको मैं अपने ही छोटे भाई से मिलवा रहा हूं, और भाई इसलिए क्योंकि जीवन के कुछ पड़ाव पे आपके सफर में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिनसे आप मोहब्बत कर बैठते हैं, और उनसे आपको बेपनाह मोहब्बत मिलती है, और आपने भी उन्हें बहुत मोहब्बत दी। अभी एक फिल्म रिलीज हुई है केसरी वीर, देखने गए थे आप? नहीं देखने गए थे, कोई बात नहीं, देखेंगे जरूर। आज नहीं तो 4 साल बाद, लेकिन देखेंगे जरूर, क्योंकि IMDb पे उसकी रेटिंग है 8.5। तो जो बुद्धिजीवी लोग हैं, तर्कशील लोग हैं, वो पहले रेटिंग देखते हैं फिर फिल्म देखते हैं, तब भी देखेंगे आप, लेकिन देखेंगे जरूर। तो उस केसरी वीर में इकलौता किरदार है शंभू, और वो शंभू किरदार इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सोनू पाठक, बहुत बहुत दिल से आपको मुबारकबाद सबसे पहले तो केसरी वीर की। थैंक यू सो मच भैया। फिल्म जिस तरीके से आई और जिस तरीके से फिल्म धीरे धीरे पेस पकड़ा उसने, वो बहुत अच्छा रहा। लेकिन जो आपकी वर्सटैलिटी है वो है कॉमेडी। मैंने बहुत सारे आपने इनको बहुत सारे सीरियल्स में देखे होंगे जहां पे ये बहुत अच्छी कॉमेडी करते नजर आएंगे, लेकिन कॉमेडी से सीधे आपने ऐसा जॉनर चेंज किया कि आप एक्शन में, और ये फिल्म मतलब छोटा पर्दा बड़ा पर्दा, छोटे से बड़े पर्दे, ये फिल्म अचानक से कैसे आप तक पहुंची, या आप उस तक कैसे पहुंचे? सबसे पहले तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो इंट्रोडक्शन आपने अभी दिया है मेरे बारे में। और सच में मैं आपका छोटा भाई हूँ। इंट्रोडक्शन ऐसा लगा जैसे कि वो आप आशीर्वाद ही दे रहे हो मुझे, आपने हमेशा दिया है। तो फिल्म मिलने का कारण एक ना कहीं तो एक ये है कि आप जैसे लोगों का आशीर्वाद, बड़े लोगों का जो मुझे मिला है। और आपने जो बात बोली कि हाँ, मैं 12 साल से इस लाइन में कॉमेडी कर रहा हूँ, और अचानक से मैंने जंप किया, और वो भी एक एक्शन फिल्म। इसका जो क्रेडिट जाता है वो सिर्फ मेरे डायरेक्टर को जाता है, जिनका नाम है प्रिंस दीवान। मैं आपको बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। मेरा पहला जो डेली सोप है उसके डायरेक्टर भी यही थे, और जो मेरा पहली फिल्म है उसके डायरेक्टर भी यही थे। क्या बात है। इन्होंने छोटे पर्दे पे इतने सारे वर्सेटाइल कैरेक्टर्स मुझसे करवाए। मैं लड़की भी बना हूँ, मैं रोमांटिक हीरो भी बना हूँ, मैं विलन भी बना हूँ, वो भी इन्हीं के अंडर। तो इन्होंने मुझसे कहा था बहुत पहले, जब हम लोग 6 साल पहले जब मैं इनका शो कर रहा था प्यार के पापड़ स्टार भारत पे, तो इन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुझसे एक ऐसा कैरेक्टर करवाऊँगा तो जीवंत हो जाएगा, हमेशा लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा। तो जब मुझे इनकी कॉल आई, मैं सोमनाथ मंदिर में था, पहली बार सोमनाथ मंदिर गया, पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम। और मैं दर्शन करके बाहर निकला, उनके प्रांगण में ही था कि मुझे कॉल आती है कि एक हिंदी फिल्म जो कि सोमनाथ मंदिर पे बन रही है, उसके लिए एक कैरेक्टर है और हम आपको उसमें लॉक करना चाहते हैं, तो क्या आप ऑडिशन देंगे? तो पहले मुझे लगा कि यार प्रैंक कॉल, हाँ आजकल हो गया है, मुझे लगा प्रैंक किया होगा किसी ने। तो मैंने उस टाइम बोला कि नहीं, मैं नहीं करूँगा। 2 घंटे के बाद फिर से मुझे कॉल आई कि सर मैं प्रिंस सर की तरफ से उनका एसोसिएट बोल रहा हूँ। तब मुझे लगा कि यार ये तो सच में कुछ है बात। तो मैंने बोला कि मना कैसे करूँ, प्रांगण में खड़ा हूँ, सोमनाथ मंदिर पीछे है, दर्शन करके निकला हूँ, फिल्म इनके ऊपर बन रही है। तो मैंने बोला ठीक है मैं करता हूँ। तो ऑडिशन दिया। ऑडिशन देने के 6 महीने तक मुझे कोई कॉल नहीं आई, तो मुझे लगा कि शायद गई फिल्म। फिर मैं द्वारका गया 6 महीने के बाद, नागेश्वर धाम है वहाँ पे, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जी, उनका दर्शन करके मैं बाहर निकला, मैं घर पहुंचा कि मैं उस फिल्म के लिए लॉक हो गया था। और कमाल की बात ये है भैया, जैसे आपने बोला शंभू ना, इसके पीछे भी कहानी है कि पहले इस फिल्म में मेरा नाम शंभू नहीं था, इस फिल्म में मेरे कैरेक्टर का नाम था दूज जी।
लॉक हो गया, सब कुछ हो गया। फर्स्ट डे जब मैं सेट पे गया और जब स्क्रिप्ट आई तो मैंने देखा उसमें दूज का नाम ही नहीं है। मैंने एसोसिएट से पूछा, मैंने कहा इसमें तो है ही नहीं दूज। बोला सर आपका नाम चेंज हो गया है, आपका नाम अब से है शंभू। और पूरी फिल्म में ये आशीर्वाद ही गई है महादेव का कि शंभू नाम सिर्फ मेरा है महादेव के नाम पे, और बाकी कोई भी एक ऐसा कैरेक्टर नहीं है पूरी फिल्म में जिसका नाम शंकर भगवान पे हो। तो ये तो मैं कहूँगा भैया शंकर भगवान और आप जैसे लोगों का आशीर्वाद ही मिला। महादेव का ही आशीर्वाद है जिसकी वजह से एक 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 वो होता है सोनू कि आप टीवी पे हैं, तो टीवी पे जो कलाकार होते हैं आप बहुत समय आप बिताते हैं साथ में, बहुत ज़्यादा समय, तो इस वजह से कई बार जो है बड़े फेमिलियर हो जाते हैं। लेकिन जब आप फिल्म करते हो तो फिल्म में क्या है कि पर्टिकुलर किरदार आपके पास आते हैं, उन किरदारों के साथ, और वो किरदार उनके नाम बहुत बड़े होते हैं। फिल्म में आपके साथ सुनील शेट्टी हैं, विवेक ओबराय हैं, आदित्य पांचोली, ये जो नाम है सूरज पांचोली, ये नाम अपने आप में ना अपना पर्सोना रखते हैं। सही बात। तो इन लोगों के साथ शेयर करना, स्क्रीन शेयर करना, वो कैसा रहा? और उसमें भैया अगर मैं आपको सच बताऊं तो ये जितने बड़े एक्टर्स हैं ना, इनका एक ऑरा है, इनकी एनर्जी ना फील होती है। ये चीज़ तो मैं मानता हूँ और मैं मान भी गया इस फिल्म के दौरान। जो हम लोग जो टेलीविज़न पे जो शूट करते हैं, डेली सोप जो शूट करते हैं, उसमें तो एक लिमिटेड टाइम होता है कि आपको आज के दिन 1.5 एपिसोड निकालना है, आपके पास कम समय है, इतना डायलॉग है, जल्दी बोलो, 2 या 3 रीटेक से ज़्यादा आपको मिलता नहीं है। तो उसमें एक्टिंग और ये सब दिखाने का मौका नहीं मिल पाता, मैं हकीकत जो बात है। लेकिन जब आप फिल्म में जाते हो तो वहाँ पे डायरेक्टर है, आपको एक एक शॉट के लिए एक एक टाइम पूरा आपको टाइम देंगे, समय देंगे, तो वहाँ पे आपको आपकी औकात पता चलती है कि जो आप सीख कर आए हो ना, अब बताओ। वो मैं कहूँगा यूपीएससी का फाइनल एग्ज़ाम। बाकी तो सब यूनिट टेस्ट और क्लास टेस्ट की तरफ होते हैं, लेकिन वो यूपीएससी का एग्ज़ाम है जो फाइनल है एकदम। तो इनके साथ काम करने से मैं हकीकत बताऊं, मुझे मेरी औकात पता चली है एज एन एक्टर। पहले मैं अपने आप को बड़ा तोप समझता था कि इतने सारे 35 मैंने शोज़ कर लिए हैं, एक बार में मैं डायलॉग बोल देता हूँ, रीटेक नहीं लेता हूँ। लेकिन जब इन लोगों के सामने परफॉर्म किया ना, एक सीन है मेरा फिल्म के अंदर विवेक ओबराय के साथ, उसमें आई टू आई कांटेक्ट करके मुझे एक डायलॉग उनके साथ बोलना था। तो मैं पूरा बेस वेस बना के एकदम पूरा करके मैंने कहा थ्रो करता हूँ, जो एक सिखाया जाता है थिएटर में। पूरा परफॉर्मेंस पूरा दिया मैंने, और जब उस आदमी ने उसी डायलॉग को, उसका काउंटर डायलॉग था, बड़े नॉर्मल तरीके से सटल वे में बोला, मुझे सारी औकात पता चल गई कि यार इसे कहते हैं एक्टिंग। जो मैं कर रहा था ना वो दिखावा है, वो उसको एक्टिंग नहीं बोलते हैं। तो इन लोगों के साथ काम करने से जो मेरे बेनिफिट ही हुआ, मुझे अब आगे से पता चल गया कि एक्चुअल में एक्टिंग किसे कहा जाता है। तो जितने भी न्यू कमर्स हैं, जितने भी लोग इसमें काम करना चाहते हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी बड़े फिल्म के सेट पे एक बार जाओ और इन लोगों को एक्टिंग करते हुए देखो, तो पता चलेगा एक्चुअल में एक्टिंग क्या है। हम लोग जो सीख के आते हैं ना आजकल, तो ये है कि चलो टाइम कम है, बहुत गैजेट्स आ गए, आपके पास रीटेक के ऑप्शन है, डिजिटलाइज हो गया, आपको रीटेक अगर होता है तो आप डिलीट भी कर सकते हो ताकि एडिट में ना पता चले। पर इन लोगों ने उस ज़माने में एक्टिंग की थी जब एडिटिंग का उतना ऑप्शन था नहीं। तो इनसे जो सीखा मैंने ना, वो ये चीज़ सीखी कि एक्चुअल में एक्टिंग किसे कहते हैं। सामने वाले को समय दो, उसका डायलॉग ओवरलैप कभी मत करो, उसको पूरा बोलने दो, क्योंकि हर एक एक्टर का जो लाइन है ना वो फिल्म के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और इन दोनों के, सुनील शेट्टी सर हो गए और विवेक ओबराय सर, इनकी सबसे खास बात जो मुझे लगी, वो अपने डायलॉग के साथ साथ आपका डायलॉग भी याद करके आते थे। अच्छा, बिल्कुल, हमसे अगर फंबल हो जाए, चाहे हम भूल जाए, तो सामने वाला वही क्यों दे देता था कि बेटा तेरा ये डायलॉग है, ये बोल। तो उनके लिए एक्टिंग है सिर्फ थ्रो करना नहीं, रिएक्शन देना भी एक्टिंग जिसे कहते हैं। वो मैंने उनसे सीखा कि आपके डायलॉग पर मैं क्या रिएक्ट कर रहा हूँ, ये होती है एक्टिंग। तो ये चीज़ मैंने उनसे सीखी सेट पे, जो कि फिल्म और टीवी सीरियल का जो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि रिएक्शन क्या होना चाहिए, ये मैंने फिल्मों से सीखा। कई लोग जो पहुंचते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, खासतौर पे जो भी टीवी और फिल्म देखने के बाद लोग सोचते हैं कि भाई हम जाएंगे और जाके जो है हीरो बन जाएंगे, जाके चीज़ें निकाल। 12 साल हो गया आपको वहाँ पे इंडस्ट्री का हिस्सा बने हुए, और 12 साल में आपने बहुत सारे रोल किए, अब जाके आपको फिल्म मिली। मैं उन दर्शकों के लिए, उन दोस्तों के लिए जो है ये पूछ रहा हूँ सोनू आपसे, आपको जब जाना है वहाँ, आप में से बहुत सारे लोग जो है एक्टिंग करना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, छोटा पर्दा, बड़ा पर्दा, भोजपुरी का पर्दा, इंग्लिश का पर्दा, कोई भी पर्दा हो, लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको होमवर्क क्या करके आना चाहिए? क्या सीखा आपने, क्या होमवर्क करके वहाँ तक पहुँचना है? देखिए, ये बहुत, भैया आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। और अब तो 12 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में, 40 से ज़्यादा शोज़ कर लिए, तो कहीं ना कहीं बेशक एक
हकीकत जो ज़मीनी स्तर पर जो बात है, एक हिट का जो टैग लगता है ना एक एक्टर के लाइफ में, वो शायद अभी तक मेरे पास वो नहीं है, बट एक्सपीरियंस बहुत है। जैसे कि सुनील ग्रोवर साहब, जब तक वो कपिल शर्मा शो पर नहीं आए थे तब तक उनके पास हिट का टैग नहीं लगा था। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कोई ख़राब काम किया था, बहुत काम करके आए थे। तो एक एज एन एक्टर जितना मैंने इस लाइफ में देखा, जितना मैंने इस लाइन में सीखा समझा, आपको ना सबसे पहला जो काम है ना, पेशेंस आपको लूज़ नहीं करना है। आपको हमेशा इस बात के लिए रेडी रहना है कि वो हिट आप कभी भी हो सकते हो, लेकिन क्या आप उसके लिए तैयार हो? क्योंकि किसी ने बड़ी अच्छी लाइन बोली है कि सिद्धि से पहले प्रसिद्धि बहुत हानिकारक है। तो जो लोग मुंबई जा रहे हैं ना, सबसे पहला जो होमवर्क मुझे जो एज एन एक्टर जो लगा कि सिर्फ लुक्स पे कभी काम मत करो अपने। सिर्फ ये सोच के मत जाओ कि मैं अच्छा दिखता हूँ तो ही मैं एक एक्टर हूँ। एक्टिंग, एक्टर जो शब्द है ना, ये आजकल के जितने भी नए नए लड़के हैं, हम जैसे जो भी हैं, खुद को एक्टर बोल देते हैं, बट ऐसा बोलना नहीं चाहिए क्योंकि एक्टिंग बहुत बड़ी सिद्धि होती है। वी आर एंटरटेनर्स, मैं तो ये बोलूँगा। वो ऑडियंस को डिसाइड करना है कि एक्टर है कि नहीं है। तो आप खुद से एक्टर सोच के मत जाओ, पहले अपने क्राफ्ट पे काम करो, ठीक है। आप कोशिश करिए कि 3-4 लैंग्वेजेस सीखिए अपनी रीजनल आसपास की जितनी है, क्योंकि आपने देखा होगा वेब सीरीज़ हो गई, चाहे बड़े बड़े फिल्म हो गई, कितने बड़े बड़े एक्टर वो ट्रांसफॉर्म अपने आप को कर लेते हैं। तो यूपी की लैंग्वेज कितनी चल रही है, अब तो साउथ भी आ गया है हमारे, बहुत सारे एक्टर हरियाणवी फिल्म बनने लग गई है। तो एक लैंग्वेज की जो वर्सेटिलिटी होती है वो एक एक्टर में ज़रूर होनी चाहिए। सिर्फ आप सोचोगे कि मैं हिंदी सीख के चला जाऊँ, अच्छा दिख रहा हूँ, तो कभी नहीं बन पाओगे, मेरे हिसाब से तो नहीं हो पाएगा। होमवर्क ये, आप 3-4 लैंग्वेजेस सीखिए, ठीक है। आपको डायलॉग पे कमांड होना चाहिए कि ये नहीं कि मतलब ठीक है स्क्रिप्ट मिलेगी देखेंगे करेंगे। फिल्म से सीखी, आप स्क्रिप्ट पूरी याद करो। सिर्फ ये नहीं कि अपनी लाइन से याद करके चले गए, ठीक है, सामने वाले की नहीं लगे, ऐसा नहीं होता है। लैंग्वेज वेरिएशन सबसे पहला काम है। और क्या बोलते हैं, जैसे मैंने बोला, लुक्स पे आप डिपेंडेंट होकर अगर जाओगे तो कभी नहीं बन पाओगे। सिर्फ क्राफ्ट पे अपने, और ये सब मैंने बड़े एक्टरों से सीखा, सुनील शेट्टी और विवेक ओबराय, इन लोग से सीखा है। तो जितने भी नए एक्टर्स हैं, जो लोग मुंबई जाने वाले हैं, जिनको तैयारी है, और हाँ, घर की जो तारीफ होती है ना, वो घर तक ही रहने चाहिए। मैं ऐसा कहता हूँ कि घर की मुर्गी दाल बराबर और घर की तारीफ बात बराबर। तो घर की तारीफों को बस एक लेवल तक ही सीरियसली लो, उसके बाद जब आप मुंबई जाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे है बड़े बड़े तोप बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ है। हाँ, मुंबई ज़रूर जाइए, जितने इंस्पायरिंग एक्टर हैं 2 साल वहाँ रहिए। और सबसे मेन चीज़, पॉडकास्ट पे शायद बोलना नहीं चाहिए, बट मैं थोड़ा मुँह फट तो बोल देता हूँ, बिल्कुल बोलिए। एक्टिंग इंस्टीट्यूट से अगर आप सोचोगे कि मैं सीख कर जाऊँ, कुछ नहीं मिलने वाला। आप पैसा भी दे रहे हो ये सोच के कि मैं कुछ सीखूंगा, इससे बेटर वही पैसा लगा के टिकट लेके आप मुंबई जाइए, एक रूम रेंट पे लीजिए, आप शूट्स पे जाइए, शूटिंग देखिए, वहाँ खड़े होके आपको सीखने को मिलेगा, और क्या पता आपको कोई रोल भी मिल जाए, तो आप सीख भी रहे हो और आपको पैसा ही मिल रहा है। अच्छा, ये होता है क्या कि जो है जैसे आप कहीं शूट देख रहे हो, ऐसा भी होता है क्या कभी? ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये है कि हाँ, अगर आप वहाँ पे जैसे रहते रहते बैठे बात, 2-3 लोग कुछ मिल जाते हैं, एसोसिएट हो गए, कुछ लोग हो गए जिनसे बातचीत हो जाती है, आप रेगुलर शूट पे चले गए, तो एटलीस्ट सीखने को मिलता है। कुछ क्राउड में दोस्त बन गए तो उससे ऑडिशंस पता चल जाते हैं कि यहाँ ऑडिशन हो रहा है, वहाँ ऑडिशन हो रहा है, तो एक ये बेनिफिट होता है। आपको दिल्ली बैठ के नहीं पता चलेगा मुंबई में कहाँ ऑडिशन हो रहे हैं, तो आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा। जब तक आप उतरोगे नहीं मैदान में जंग लड़ने या कोई, आप कैसे सोच सकते हो? तो जितने इंस्पायरिंग एक्टर हैं उनसे बोलूँगा मुंबई ज़रूर जाइए, 2 साल ज़रूर रुकिए वहाँ पे। 2 साल के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आप इस काबिल हैं कि भी नहीं हैं। खुद से आप उसका आंकलन करिए, ठीक है, 2 ऑडिशंस दीजिए जितने दे सकें आप। अगर बात बनती है तो ठीक है, ये भी मैं कहना चाहूँगा, अगर बात नहीं बनती तो ज़्यादा समय भी वहाँ पर मत वेस्ट करो, दूसरों को मौका दो। कहीं ऐसा ना हो कि एक एज निकल गई, ना आप एक्टर बन पाए ना आप कुछ और कर पाए। एक चीज़ ये भी मैंने देखा है कि जैसे कुछ लोगों का मन तो होता है, लेकिन उनके पास जिम्मेदारियों का बड़ा लंबा चौड़ा बोझ होता है। तो वो क्या होता है कि आप एक उम्र तक जो है अपनी पूरी जिम्मेदारियां निभाते हैं, और उस उम्र के बाद जब आप थोड़ा सा खाली महसूस करते हैं तो आपको लगता है यार मेरा बड़ा मन था कि मैं कभी एक कोई किरदार निभाऊं या कुछ करूं। ऐसे लोग, जैसे सीरियल में तो हर उम्र के लोग होते हैं सोनू, तो उन लोगों को जो उन किरदारों को जो चुना जाता है, तो उसमें कास्टिंग एजेंसीज जो होती हैं वो कितना पॉजिटिव या नेगेटिव रोल निभाती हैं। और एक चीज़ उसके साथ में कि इन तक पहुंचा कैसे जाता है। जी,
हमने जो स्टार्ट किया था, हम जब पहली बार मुंबई गए थे, हालांकि आपको तो पता ही है कि मेरा पहला जो शो था वो महुआ चैनल पे हम लोगों ने उसकी हमारा लॉन्च हुआ था। हम लोग महुआ पास आउट है सारे तो आप भी उसी के ही प्रोडक्ट हैं। तो मैं ऐसे इंडिया गेट पे कहीं घूमने आया था, तो 2 एक्टर ना ऑडिशन दे के निकले थे और वो बातें कर रहे थे कि महुआ चैनल में ऑडिशन चल रहा है, और मैंने सुन लिया साइड से। मैं और मेरा भाई हम लोग गए थे घूमने, तो मैंने बोला यार ऑडिशन चल रहा है, महुआ चैनल है क्या कोई? तो बोला हाँ भैया एक भोजपुरी चैनल है ऐसे करके। मैंने कहा चल तो ज़रा देखते हैं। तो ओपन ऑडिशन हो रहा था, घुस गए हम लोग, गए लाइन में लगे वहाँ पे। यूं ही हम पहली बार, मैं उस टाइम HDFC बैंक में वो था सेल्स डेवलपमेंट मैनेजर, मैं इंश्योरेंस बेचता था। एक्टर बनने का शौक था, लेकिन यहाँ पे दिल्ली बैठ कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, और मुंबई जाने की ना कभी हिम्मत हुई, ना घर वाले कभी ऐसे मानते थे, कौन भेजे वहाँ पे। तो हमें पता चला कि यहाँ पे हो रहा है, नोएडा सेक्टर 16 में उसका ऑफिस हुआ करता था। हाँ, हम चले गए लाइन में लग के, मैंने ऑडिशन दिया वहाँ पे कि ऑडिशन कैसा होता है, कैमरा वैमरा कुछ तो पता चलेगा, पहली बार तो कैमरा देखूंगा ये सोच के गया था। यही नहीं कि मैं कुछ वहाँ पे क्रैक करूँ, कुछ सीखूंगा। तो देखा ये लाइट है, ये ऑडिशन है, ऐसे देता है, स्क्रिप्ट मिली, ये सब हमने बोल दिया। बोलने के 8 दिन के बाद मुझे कॉल आ गई प्रोडक्शन से, आपने ऑडिशन दिया, ऐसा ऐसा है, आप आ जाओ। मैंने कहा यार ये तो फिर वही लगा स्कैम हो रहा है क्या, पहले भी लगा था। फिर मुझे 8 दिन के बाद जब मुझे टिकट आई मुंबई की, तब यकीन हुआ कि हाँ बुलाया है। शो पे गए, वहाँ पे फर्स्ट एपिसोड किया, और कमाल की बात देखिए, टचवुड, ये अपनी तारीफ़ के लिए नहीं बोलूँगा, बट ये है कि कॉन्फिडेंस बहुत काम आता है। पहला एपिसोड मैंने परफॉर्म किया, परफॉर्मर ऑफ द डे का अवार्ड मुझे मिला, 12 कंटेस्टेंट्स थे सारे। दूसरा बार एपिसोड किया, उसमें परफॉर्मर ऑफ द डे मुझे ही मिला। तीसरा एपिसोड किया, फिर मेरे को मिला। मतलब एक लड़का जिसने कभी कैमरा नहीं देखा, बस एक दिमाग में था कि ऐसे शूटिंग होती है, वहाँ पे जाने के बाद बैक टू बैक 3-3 बार आपको परफॉर्मर ऑफ द डे मिल रहा है। तो उसके बाद लगा कि यार हम तो बन गए कुछ, तो थोड़ा सा एटीट्यूड भी आया। फिर क्या हुआ, वो चैनल भी बंद हो गया, हमारा काम भी बंद हो गया, हम फिर रोड पर आ गए। अब मुंबई में फंसे हुए हैं, घर पे बोल के आ गए हैं कि हम तो मुंबई में काम करने आए हैं, और आपको एक सोसाइटी में इमेज बन जाती है कि यार लड़का टीवी पे आ गया, अब तो वहाँ कुछ कर रहा होगा, और वहाँ हम बेरोजगार घूम रहे हैं, अब कुछ पता ही नहीं जाना कहाँ है। तो वहाँ पे हमें जो किसी ने बताया कि अब वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं, आप वहाँ जाइए, वहाँ पे ओपन ऑडिशंस होते हैं, वहाँ जाके आप लाइन में लगिए, जो कास्टिंग वाले आते हैं वो आपको देखेंगे ऊपर से लेके नीचे तक, उस पर्टिकुलर पीरियड में जो प्रोजेक्ट चल रहा होगा वो उसकी कास्टिंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके लुक को वो देखते हैं, और फिर डिसाइड करते हैं कि आप ऑडिशन के लायक हो कि भी नहीं। वो लुक के हिसाब से, वो पहला तो स्टेज सबको ऐसा क्लियर करना पड़ता है। तो ओपन ऑडिशंस दिए, बहुत सारे ओपन ऑडिशंस दिए, रिजेक्ट हुए, कहीं थोड़ा सेलेक्ट भी हुए, बट एक लेवल पे आके फिर पॉलिटिक्स जिसे कह सकते हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि अब जैसे कि अब हम लोग हैं 12 साल से हो गए, कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स के हम लोग बड़े खास हैं, तो वो इसलिए खास हैं कि हम लोग एक बार में ऑडिशन क्लियर हो जाता है, ज़्यादा रीटेक नहीं देते हैं, प्रोड्यूसर फ्रेंडली हैं हम लोग, डायरेक्टर्स फ्रेंडली हैं, हमें एक बार स्क्रिप्ट दे दो तो ज़्यादा रीटेक नहीं देंगे, तो हमारा बहुत कम समय में शॉट दे देते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हमारे साथ हैं, तो कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स को बहुत भरोसा हो गया, लेकिन ये भरोसा जीतने 12 साल लग गए। लेकिन ओपन स्टार्टिंग हमने ऐसे ही 0 लेवल से ही किया था। तो जितने लोग मुंबई जा रहे हैं ना, उनको निराशा तो नहीं ऐसा सोचना चाहिए कि हमें कुछ नहीं होगा। आप जाइए, ओपन ऑडिशंस हर जगह दीजिए, कास्टिंग डायरेक्टर से मिलिए, अगर आपके अंदर रद्दी भर भी टैलेंट अगर होगा ज़रा सा भी, तो वो आपका नाम लिख लेगा, और इस प्रोजेक्ट में नहीं तो किसी न किसी प्रोजेक्ट में ज़रूर याद करेगा। लेकिन 10-15 लोग और होते हैं, हमें लगता है कि हमने ही अच्छा काम किया है, आपने दूसरा का ऑडिशन तो देखा नहीं, क्या पता वो तोप हो। तो इतना भरोसा तो कास्टिंग वालों पर रखना ही पड़ता है, ठीक है। एक पीरियड के बाद फिर आप उनके साथ फ्रेंडली हो जाते हो, तो उनको आप पे भरोसा हो जाता है, तो थोड़ा सा अच्छा कैरेक्टर अगर होता है तो उसके लिए उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। बेसिक कैरेक्टर्स के लिए तो थोड़ा बहुत तो लाइन में लगना ही पड़ता है भैया। कास्टिंग काउच वाली चीज़ जो है क्या लड़कों के साथ भी होती है, मतलब होती है कभी आपके साथ भी जो है? ये मेरे साथ कभी नहीं हुई है। आप ये क्या आप मना रहे हो क्या? नहीं, मैं इसलिए, ये दर्शकों का सवाल था, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली जो है ऐसी मान्यता, ऐसी भ्रांतियां हैं सोनू, कि वहाँ लड़का लड़की में भेदभाव नहीं किया जाता कास्टिंग का। लेकिन जितने मेरे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं जो मुझे जानने वाले हैं वो बहुत अच्छे हैं यार, उन्होंने कभी नहीं किया, बाकियों का नहीं पता। का मतलब ये है कि अगर आपको कास्टिंग काउच की बहुत सारी कहानियां जो आप देखते हैं, सुनते हैं, आप ये मत समझिएगा कि सबके साथ ऐसा कुछ होता है। हमारे साथ जीता ज़्यादा उदाहरण बैठा हुआ है, सोनू बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं होता है सबके साथ में। मुंबई में कई बार क्या होता है,
आप संघर्ष कर रहे हैं, लगे हुए हैं, चीज़ें कर रहे हैं, घर वालों की उम्मीदें आपके साथ में हैं, आपके अपने सपने हैं, अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। एक लाइन मैंने कभी सुनी थी कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। तो जो लगा हुआ है वो उसका उदाहरण एक साक्षात आप ही बैठे हुए हैं कि लगे हुए हैं और आज आप फिल्म मिल गई। आपकी फिल्म में एक अच्छा रोल, अच्छा किरदार, अच्छे लोगों के साथ आपने शूट कर लिया। कई बार डिप्रेशन भी होता है क्योंकि चुनौतियां और लड़ाई बड़ी लंबी है। उसमें क्या होता है ना, कई बार हौसला टूटता है, कई बार दिल बैठता है। ऐसे समय में दो लोग सबसे बड़े सिंबल होते हैं, एक परिवार और एक दोस्त। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में परिवार और दोस्त क्या मायने रखते हैं? देखिए सही मायने में भैया, आज जो भी कुछ हूँ मैं, उसमें मेरे परिवार का और मेरे दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ है। सबकी लाइफ में होता है, लोग बोलते नहीं हैं। वो एक चकाचौंध में खो जाते हैं अपने आसपास के लोगों को खुश करने के लिए। किसी ने प्रोड्यूसर को बोल दिया कि यार उनका बड़ा हाथ था, किसी ने किसी को बोल दिया। लेकिन सच में बताऊं, परिवार का और अपने दोस्तों का ही हाथ होता है। मेरी लाइफ में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो मेरे फादर का है। मेरे बैकबोन बन के हमेशा रहे वो। लाइफ में बहुत ऐसा स्टेज आया कि लगा कि यार ख़त्म सब कुछ। आप तो पर्सनली बहुत कुछ जानते भी हैं मेरे बारे में। वहाँ पे मेरे फादर ने स्टैंड लिया और माय फादर इज़ ए वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन और उन्होंने कभी भी लाइफ में मुझे कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने नहीं दी। तो एक ही टचवुड मेरे भगवान का ही शुक्रगुजार मैं कहूँगा कि ऐसे पिता मुझे मिले जिन्होंने कभी फाइनेंशियली, जो एक नॉर्मली आदमी जो है 90% दुनिया जो है जिस चीज़ से प्रॉब्लम फेस करी है, वो मुझे प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिला। लेकिन हमारे ख़ानदान में, हमारे खून में ऐसा है कि हमने कभी ना अपनी लेगेसी जो फादर की है, उनका जो पैसा है, हमने कभी उसकी तरफ ध्यान देकर काम नहीं किया, चाहे कोई भी हो। मैं जब पहली बार मुंबई गया था, मैंने फादर को बोला था कि मैं आपसे 1 रुपये भी नहीं लूँगा क्योंकि ये मेरा फैसला है, आप क्यों भुगतोगे? मुझे पता है जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पे मुझे सोना पड़ेगा, भूखे सोना पड़ेगा, खाने को नहीं मिलेगा। तो उस सिचुएशन में ये मेरी ज़िंदगी का फैसला लिया है ना, तो आप क्यों प्रॉब्लम में फंसोगे? तो फिर भी मेरे पापा जो हैं वो मेरे साथ स्टैंड उन्होंने रखा, वो साथ में खड़े थे। और दोस्त जो मुंबई के हैं मेरे, बड़े कमीने दोस्त हैं, और जो कमीना है वही दोस्त है। ठीक है, कमीना है वही दोस्त है। जो सीरियसली जो बना है ना, नाटक कर रहा है, वो दोस्त नहीं है। तो मेरे कुछ दोस्त हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, सच में उनको मैं दिल से थैंक्स बोलना चाहूँगा। एक तो है रणवीर प्रताप सिंह, जो कि बहुत बड़ा राइटर है, अभी एकता कपूर के बहुत सारे शोज़ लिख रहा है, वेब सीरीज़ लिख रहा है वो। और इतना अच्छा दोस्त है कि भैया मैं आपको बताऊँ कि एक टाइम ऐसा था, हम लोग साथ में रूम शेयर करते थे, हमारे पास सिर्फ 11 रुपये थे, 2 लोग थे, और उसका बर्थडे था। हमारी दोस्ती देखिए, मैं 10 रुपये का एक वो ब्रिटानिया का एक आता है स्वीट बन आता है वो, और 1 रुपये का कैंडल लेकर आया, उसको खोस के हमने वो काटा, बर्थडे सेलिब्रेट किया। उसके बाद हमारे पास पैसे ही नहीं थे, 6 महीने तक हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने गुरुद्वारे में खाना खाया, मैं और रणवीर। आज वो भी बहुत बड़े लेवल पे वेब सीरीज़ लिख रहा है, मैं भी एक अच्छे लेवल पे काम कर रहा हूँ। तो वो सारी जो चीज़ें हैं ना, वो कहीं ना कहीं याद करके ही एक एनर्जी मिल जाती है। बहुत दोस्त ऐसे हैं मुंबई में जो बिना बियर की बोतल खोले आएंगे नहीं। शाम को अगर आपको बुलाना है तो आप ये सोच के चलो कि आपको 2-3 हज़ार रुपये आपके खर्च होने ही होने हैं। दोस्त वही है जिसके आने से आपका 1 रुपये ना लगे, आप बनियान निक्कर में बैठे हुए हो और मुंबई की बात ना कर रहे हो। 10 लोग आप जुटा लो मुंबई में, सारे बैठेंगे, बियर की बोतल खुलेगी, यहाँ वहाँ की बात होगी, फिल्मों की बात होगी, इसको क्रिटिसाइज, इसकी कुंठा, उसकी कुंठा। अरे भाई मैं खुद कुंठी, तू तुम्हारी कुंठा भी मैं सुन, ये क्या दोस्ती हुई? दोस्ती तो ये हुई ना कि तू मुझे गाली दे रहा है, हम अपने कुंठा निकाल रहे हैं। आर के जैसे वो निदा फाजली साहब का एक शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखिए कई बार देखिए, क्योंकि सब आवरण ओढ़े हुए हैं। और जब आप सारे आवरण गिरा देते हैं और जिसके साथ आप उस तरीके से बैठ सकते हैं जैसे आप हैं, वही सच्चा दोस्त है। और वही सच्चा दोस्त है। और जो आपने बोला ना भैया कि आदमी संघर्ष करता है, लड़ता है, डिप्रेशन फील करता है, तो ये लोग ना मोटिवेशन यही लोग हैं। लेकिन हाँ, लड़ना आपको ही पड़ता है। जैसा कि मैंने एक शेर लिखा है, उस पर यह था कि गुरूर कैसा ये मुझ में ज़माना बताए तो सही, मानता हूँ कि अपनों के होते अकेला खड़ा हूँ,
और कैसे यकीन करूं मैं अपने सिकंदरों का, मैं जंग जीता ही तभी हूं जब अकेला लड़ा हूं। तो लड़ना तो आपको अकेला ही है, बस ये लोग जब तक मोटिवेशन ये लोग ना दें तो भी आप जंग में उतरने कोई फ़ायदा नहीं है। फैमिली, फ्रेंड्स, ये हमेशा आपके साथ रहने चाहिए और यही है सक्सेस का राज, मेरे सक्सेस का राज। तो ये ताकत है आपकी। जी बिल्कुल बिल्कुल। कमजोरी की बात करें, आपकी कमजोरी कमजोरी की बात अगर करें तो कमजोरी भी मेरे यही लोग हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं रेगुलर मैंने काम किया है, बट बीच बीच में ब्रेक आता गया, क्योंकि मैं इकलौता हूँ अपनी फैमिली में और मैं अपने दोस्तों का ही बहुत चाहता हूँ। तो फैमिली चाहती है कि मैं उन्हें भी समय दूँ, बहुत दोस्त चाहते हैं मैं उन्हें भी समय दूँ। तो समय देने के चक्कर में बहुत मैंने काम छोड़े भी। अब हम लोग दिल्ली में रहते हैं, मेरी फैमिली, मुंबई से आना जाना होता है। कई बार काम करते करते जब थक जाते हैं तो सोचते हैं यार चलो फैमिली के पास चलो, तो थोड़ा ये मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो कमज़ोरी भी मेरी फैमिली है, बट वो कमज़ोरी को मैं एंजॉय करता हूँ। आगे पूछूं, अगर सपोज भगवान आपको एक आशीर्वाद दें कि अपनी ज़िंदगी में भाई तू कोई एक चीज़ बदल सकता है, बता क्या बदलेगा? एक चीज़ अगर मैं बदल सकता हूँ, हाँ, अगर कोई एक चीज़ बदल सकते हो, क्या बदलना चाहोगे? एक चीज़ अगर बदल सकते हैं तो क्या बदलना चाहूँ? भगवान अगर मुझे ऐसा दे तो यार मैं अभी सभी चीज़ से खुश हूँ, मैं कुछ बदलना नहीं चाहूँगा। हाँ मेरी गाड़ी है वो बदलना चाहूँगा मैं, पुरानी हो गई है। मेरे लाइफ में भैया सही बताऊँ, ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं है, ना ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से मैं अब डिस्टर्ब हूँ। मेरी लाइफ में बहुत 12 साल के स्ट्रगल से कुछ सीमित दोस्त रह गए, वही लोग बचे हैं मेरी लाइफ में जिन्होंने मेरा बहुत स्ट्रगल में साथ दिया। जी 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 जी। अब मैं छान के जो बस कुछ लोग बचे हुए हैं, अब उनमें से मैं किसी को बदलना नहीं चाहूँगा जी। तो जितने बदलने थे वो बदल चुके, सब पहले हो गए जी। हर आदमी सोनू, बहुत सारी चीज़ें जब आपने शुरुआत की थी तब से जो है चीज़ें निकल कर आई हैं। हर व्यक्ति के लिए सफलता का अपना एक पैमाना है, अपनी एक परिभाषा है। आपके लिए सफलता क्या चीज़ है, कैसे आप मापते हो? मेरे लिए सफलता का मतलब है भैया आपकी खुशी, आपको खुश, जो चीज़ आपको खुश कर दे, जब आपको लगे ना कि यार इस चीज़ को काम करके मैं बहुत खुश हो गया। क्योंकि देखिए पैसा कमाएंगे, कुल मिला के बड़ी गाड़ी खरीदेंगे, आपको खुशी मिलेगी। पैसा कमा रहे हैं, बड़े रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, महंगा खाना खा रहे हैं, खुशी मिल रही है। वही खुशी अगर मैं सस्ती चीज़ों में अगर मैं ढूंढ लूँ तो क्या दिक्कत है? खुशी सबसे बड़ी मेरे लिए सफलता है। मुझे पैसों से कोई ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने खैर मेरे फादर ने कभी ऐसा कभी देखने ही नहीं दिया मुझे कभी गरीबी। तो पैसों से मुझे कोई मोह भंग है, मैं ऐसे तृप्त हो गया। आप समझ लो कि मोक्ष के द्वार पे खड़े होकर बात कर रहा हूँ ये मैं। तो मुझे पैसों से कोई खुशी नहीं मिलती। और मेरे लिए एक सबसे जो मुझे क्या लगता है, मेरी बीवी मेरे को बड़ा डांटती है। उनको बड़ा लगता है कि मैं बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं। अब मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, हम फर्स्ट कॉपी पहनने वाले लोग हैं, ओरिजिनल में कभी मज़ा ही नहीं आता है। 100-200 रुपये की टी शर्ट पहन ली, उसमें खुश हो गए। अब मैं उनसे बोलता हूँ कि जो ब्रांडेड चीज़ है उसको पहन के तो मैं ब्रांड लगूंगा ही। मज़ा तो तब है ना जो 100 रुपये की टी शर्ट पहनने के बाद ही ब्रांड लग रहा हूँ। ब्रांड पहनना नहीं, मुझे ब्रांड बनने का शौक है। तो मेरे लिए सफलता का कारण है कि जो सफलता की जो चीज़ है वो खुश रहना। किसी भी चीज़ में छोटा मोटा काम करके आओ, बड़ा काम करके आओ, कुछ भी काम करो, आपको उसमें खुशी अगर आपको मिल गई, लगता है कि तृप्त हो गए। जैसे केसरी वीर का ये कैरेक्टर करने के बाद कहीं ना कहीं अंदर से ना मुझे लगा कि यार ये कैरेक्टर मैं बहुत दिन से करना चाह रहा था। हालांकि ये मेरी पहली फिल्म है, बट ये कैरेक्टर परफॉर्म करके मुझे तृप्ति ऐसी मिल गई कि यार ये करना चाहिए, मुझे ये करना था। और एक बात जो आप कहेंगे कि देखिए सफलता की बड़ा स्ट्रगल भी हुआ इसको यहाँ तक पाने के लिए, लेकिन एक शेर है मेरा, वो मैं पढ़ना, अगर आपको थोड़ा सा क्या है कि आपने पॉडकास्ट पे अब ये भी एक टैलेंट आप मुझसे निकलवा लिया कि जो मैं लिखता हूँ। मैंने कभी शेर व शायरी कभी की नहीं, बट ये है कि देखिए बहुत कम काम किया मैंने ऑन स्क्रीन, लेकिन बहुत अच्छा काम किया। मुझे जल्दबाजी नहीं होती है कि ये काम करूँ, कुछ भी काम करूँ, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी, उसमें मैं बिलीव करता हूँ। तो और रही बात है कि एक शेर है मेरा, मैंने लिखा है कि मुद्दतों से मेरे ज़र्रों में प्यास नहीं है, मुद्दतों से मेरे ज़र्रों में प्यास नहीं आई, मैं रेगिस्तान हूँ, बागवानी पसंद कुछ खास नहीं आई, और चाहता तो मैं भी लहलहा के खिल सकता था, पर मुझे बारिशों की गुलामी रास नहीं आई। तो मैं गुलामी नहीं करता है, मुझे अपना काम करना है छोटा, उसमें खुश रहना, ये सक्सेस है मेरा। क्या बात है, क्या बात है। कई बार आपको
जब भी कोई बड़ी चीज़ होती है सोनू लाइफ में, तो आपके सामने दो रास्ते खुल जाते हैं। जैसे आपको अगर कोई फिल्म मिली अचानक से, मैंने कई ऐसी कहानियां सुनी हैं, पढ़ी होंगी, आपने भी सुनी होंगी कि भैया पता लगा नौकरी लग गई, उसी समय जो है पिताजी की तबीयत खराब हो गई। पता लगा कि जो है दो जगह नौकरियां लग गई, एक जगह 6 महीने पहले थी अभी लग गई। पता लगा आपने ऑडिशन दिया है, 3 जगह ऑडिशन दिया, साल भर बाद तीनों का एक साथ आ रहा है। तो उसमें मौका 3 है, लेकिन आपका चुनाव आपका भाग्य निर्धारित करता है। ऐसी जगहों पे जब आप चुनाव कैसे, मतलब जैसे आप कैसे चुनते हो, जैसे एज एन एक्टर आप कैसे चुनते हो? जैसे सपोज इसी समय आपके पास 2 फिल्म आ जाती, तो आपका चुनाव कैसे होता? मौका 2 आ गया, चुनाव कैसे करते आप? देखिए, जो मेरी आइडेंटिटी है अभी तक जो ऑन स्क्रीन, मेरा कोई भी काम पिछले काम से इंस्पायर्ड नहीं होगा। जो काम मैं अभी करूँगा पिछले काम से एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा। आपको पता है कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मेरी पैदाइशी में बिहार का हूँ मैं, रोहतास। पला बड़ा मैं फरीदाबाद में हूँ, हरियाणा। दिल्ली में मेरा कॉलेज, ठीक है। वाइफ मेरी जम्मू की, फ्रेंड्स सारे मेरे साउथ इंडियन, ठीक है। वर्सेटिलिटी तो एक मेरे फैमिली के अंदर ही आ गई, मेरे आसपास सराउंडिंग। और कमाल की बात यह है कि यही छोड़ के, इन लैंग्वेजेस को छोड़ के बाकी सब लैंग्वेजों में शो कर चुका हूँ। मराठी मैंने किया, यूपी का टोन मैंने वो किया, जैसा मैंने आपको बताया अभी, बहुत सारे लैंग्वेजेस में। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जब भी कोई काम मिलता है ना, तो मैं ये देखता हूँ कि मेरा पिछले काम से कोई मैच तो नहीं कर रहा। हालांकि अभी मेरी इतनी औकात हुई नहीं है, बट जो ट्रैक रिकॉर्ड मेरा रहा है, लकीली भगवान ने मुझसे वो सारे काम कराए। पिछला कैरेक्टर पिछले लैंग्वेज से अलग हटके ही मैंने किया है। 30 से ज़्यादा मैं कर चुका हूँ शोज़, और 30 की 30 सारे अलग लैंग्वेज में। और जो अभी होम लैंग्वेज है मेरी, वो बची हुई है अभी। तो अभी 5-6 लैंग्वेज और मुझे बोलना है अभी। तो जब भी कोई चॉइस ऐसा करता हूँ मैं किसी भी उसका, ये देखता हूँ कि पिछले किसी कैरेक्टर से मैच ना हो। क्योंकि एज एन एक्टर मुझे पैसे कमाने का लालच नहीं है, मुझे सिर्फ एक्टिंग की प्रतिभा दिखानी है। मुझे खुद से तृप्त होना है, मुझे खुशी मिलती है। ऐसा मैंने बोला, सक्सेस मेरा वही है कि पिछले किसी काम से इंस्पायर्ड ना लगे। आप मेरी शो प्रोफाइल देखोगे, रील्स देखोगे, आप देखोगे आपको बिल्कुल एकदम, मतलब मैं इनफैक्ट जो है यहाँ पे 1-2 क्लिप्स भी मैं चाहूँगा कि जो है मैं एडिट करके लगाऊं, जिसमें एकदम वर्सटाइल आप एक तरफ जो है पूरी तरीके से एक्शन मोड और दूसरी तरफ पूरी तरीके से कॉमेडी में रमे हुए हो। दोनों बड़ा डिफरेंट चीज़ है, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है। तो मुझे, मेरे लिए यही है कि भैया पिछले काम से इंस्पायर नहीं होना चाहिए, तो उस काम को मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। और हालांकि अगर कोई काम ना हो, भूख लगी हो, फिर तो कुछ भी दे दो फिर। बिल भी भरने हैं, पेट भी पालना है। अब तो थोड़ा जो है क्या नाम है, जैसे जब आदमी बड़ा स्क्रीन शेयर कर लेता है तो उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, संतुष्टि भी मिलती है और महत्वाकांक्षा भी बढ़ती है। तो अब आपकी महत्वाकांक्षा क्या कहती है आपसे? आप क्या आगे क्या जो है आप प्लान कर रहे हो या फिर क्या सोच रहे हो? शायद मैं बहुत ज़्यादा बोलने वाला हूँ अब क्योंकि देखिए, अब इच्छा अगर पालो तो बहुत बड़ी पालो फिर, है ना। क्योंकि अगर उसका 1% भी अगर मैं अचीव कर लूँगा तो शायद वो भी मेरे लिए सक्सेस होगा। कॉमेडी बहुत किया, 30 से ज़्यादा शोज़ में लिख चुका हूँ एज अ राइटर। रोमांस में कर चुका हूँ ऑन स्क्रीन, इमोशंस में कर चुका हूँ, एक्शन बचाता वो भी कर लिया। अब जो मुझे सच में जो करना है, जिससे सच में एक्टिंग बोलते हैं, अभिनय, वो इरफान खान साहब की 2 फिल्म मुझे बहुत पसंद है, करीब करीब सिंगल और कारवा। ये जो 2 उन्होंने परफॉर्मेंस दी है ना ऑन स्क्रीन, मेरी कोशिश है कि मैं उसका 1% का आधा भी कुछ अगर कर जाऊं, क्योंकि यार वो बहुत बड़ी चीज़ है यार, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, हम सभी लोगों का नुकसान हुआ है। तो उनसे इंस्पायर होकर अगर मैं उनका 1% का भी अगर कुछ कर जाऊं, जिस टाइप का सटलनेस वाली कॉमेडी वो करते हैं, सटलनेस वाला वो कैरेक्टर करते हैं। अभी तक मैं जितना ही मैंने किया ऑन स्क्रीन, मोस्टली 90% मैंने लाउड कैरेक्टर्स किए हैं। सच में अभिनय जो है ना, वो इरफान खान है। अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस इतना है कि मुझे लगता है शायद कर तो नहीं पाऊंगा मैं वैसा जैसा वो है, लेकिन उनसे इंस्पायर्ड हो कुछ ना कुछ तो ऐसा निकाल लूंगा मैं अपने अंदर से, जिसे कहेंगे कि हाँ सटल है। तो सटल एक्टिंग करने का मुझे अब लालच है। आपने करीब करीब सिंगल याद दिलाई। मैंने वो फिल्म 10 बार देखी और मुझे उसके कुछ जो है जो सटल एक्टिंग की, जो वो कैफ़े में जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि क्या पियेंगी आप,
तो वो बोलती है कि अदाकारा जो थी वो बोलती है कि लाते प्लीज़ प्लीज़ ब्रिंग मी लाते। तो इरफान भाई कहते हैं कि भाई आप वही लाते लाना, अपनी लाते मत ले। और आपको मैं ये बताऊं, ये इम्प्रॉम्प्ट था। ये मैं मतलब कहीं मैंने पढ़ा इसको, कुछ चीज़ें उसमें करीब करीब सिंगल की स्क्रिप्टिंग में बहुत सारी चीज़ें उनको ओपन फ्रीडम मिला था, तो वो कई चीज़ें उन्होंने इम्प्रॉम्प्ट डाली थी और वो इतनी सॉलिड थी। आपके एक सीन उसमें था जब वो गाड़ी पे जाते हैं और सबको बैठा, जिसको मिल रहा है उसी को बैठा रहे हैं, वो गाना चल रहा है उसमें चल रहा है, उसी सबको बैठा के लेके चल। वहाँ पे जब वो उतरते हैं वहाँ पे जो है, अरे काका डंडा कहाँ। तो वो उस तरीके की चीज़ें जो है इम्प्रॉम्प्ट थी उनकी। और मुझको लगता है कि जो तुमने बोला भाई बहुत सही बात है, लेकिन मुझको ये भी विश्वास है कि आप जो है, क्योंकि आप इम्प्रॉम्प्ट बहुत बढ़िया करते हो। अबे इस बार तुम्हारे लिए ऐसी पार्वती ढूंढनी है बे, जिसे देख के तुम्हारे दिल की घंटी नहीं पूरा का पूरा ऑर्केस्ट्रा बज जाए। आपने अगर नहीं देखा है तो आपको कुछ क्लिपिंग्स आपको हम इसी में दिखा देते हैं। हमारा नाम है वो पतंग, स्मॉल, फेयर एंड हैंडसम। इस मामले में तो मैं आपको सोनू 10 में आउट ऑफ 10 देता हूँ। वह बहुत बढ़िया जो है वो। चलिए चलते चलते दो चीज़ें और हैं जो मेरे पास जो है मुझे आपसे पूछनी थी। जो 3 चीज़ें, खासतौर पे 3 छोटी छोटी चीज़ें, कि आपका पसंदीदा खाना, पसंदीदा गाना। पसंदीदा खाना मुझे चाप बहुत पसंद है, दिल्ली का हो ना, चाप बहुत पसंद है। और गानों का अब मैं 36 साल का हो गया हूँ, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी एज आ गई है, तो अब मुझे पुराने गाने अच्छे लगते हैं, पापा लोग के ज़माने के। अब नए गाने से अब मैं थोड़ा उब गया हूँ, तो पुराने गाने, मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने कोई सा भी आप उठा के गा दीजिए, आप भी गा दोगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। तो हाँ, थोड़ा मेरा अब स्वाद थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो मोहम्मद रफ़ी साहब का कोई भी गाना। वेरी नाइस। हम लोग जो अब हम लोग जो आने वाले समय में, जो अभी आप अपने आप को देख रहे हो, अपने आप को इमेजिन करते हो, चीज़ें करते हो, एक टाइमलाइन पे अगर हम आपको रखें, तो आपकी टाइमलाइन पे आपको क्या लगता है आज से 5 साल बाद या 7 साल 10 साल बाद आप कहाँ पहुँचोगे, तो आपको लगेगा कि यार जीवन सफल हुआ, जीवन परिपूर्ण हुआ? देखिए, वो 5 साल के बाद का पता नहीं, पर मुझे अभी ऐसा फील होता है। अच्छा, मतलब आप जैसे बड़े भाई हैं मेरे पास, मेरी फैमिली है मेरे पास, मेरे दोस्त हैं मेरे पास, जिनको जाना था वो मेरी लाइफ से जा चुके। अब जो बच्चे हैं ना, यही मैं कंटिन्यू करूँगा अब आगे लाइफ टाइम तक। तो 5 साल के बाद भी आप ही लोग रहोगे। आप कहीं जाने वाले हो तो बता दो। तो मेरा मत पूछिए, आप अपने आप से पूछिए, आप 5 साल के बाद अगर आप रहोगे तो मेरे लिए अभी से ही जो है मैं बिल्कुल तृप्त हूँ। सब लोग ये रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि एक इस आगे का जो सफ़र होगा, उस सफ़र में भी हम लोग आपके साथ बने हुए हैं, और उम्मीद करते हैं कि दर्शक आपको कुछ और नए नए किरदार में, कुछ नए नए अंदाज में आप उनको गुदगुदाते रहें, अपनी प्रतिभा दिखाते रहें और अपने आप को प्रूफ करते रहें। जी भैया, थैंक यू सो मच। और मैं एक अपनी शायरी से ख़त्म करूँगा अपना जो मैं अपनी बातचीत, मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहूँगा, जैसे आपने बोला डिप्रेशन और लोग हताश हो जाते हैं सक्सेस के पीछे भागते भागते, और उन लोगों के लिए मैंने शायरी लिखी है। और शायद ये शायरी उन लोगों को भी इंस्पायर करेगी जो छोटे मोटे रोल करते हैं, जिनको लगता है यार कि यार बड़ा रोल करना चाहिए, ये छोटा रोल क्या है। सब कुछ सिखा के जाता है, कुछ वेस्ट नहीं जाएगा बॉलीवुड में। तो उनके लिए मैंने, और डिप्रेशन में जो लोग हैं उनके लिए लिखी है कि कब आपका वक्त बदल जाए आप नहीं कह सकते। जब महफिल मुकर्रर करने लगे तो समझिए कि आप असर करने लगे। जब महफिल मुकर्रर करने लगे तो समझिए कि आप असर करने लगे। और कुछ तो बात होगी इस दरिया में जिसकी तारीफ आज सातों समंदर करने लगे। और शोहरत की बुलंदियां पांव तले होंगी जब आपकी फिक्र खुद मुकद्दर करने लगे। और ये दुनिया शतरंज का खेल कब पलट दे क्या पता, जब एक प्यादे की हिफाजत सारे कलंदर करने लगे। क्या बात, जब एक प्यादे की हिफाजत सारे कलंदर करने लगे। तो अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए। वक्त बदलेगा तो सब लोग आपको पूजेंगे, सब लोग आपको पूछेंगे, बस वक्त का थोड़ा सा वेट करना चाहिए और कुछ नहीं। मुझे लगता है कि इस पे जो है मैं एक प्यारी सी, मुझे एक शायरी याद आ रही है कि किसी ने लिखा है कि हो के मायूस ना यूँ शाम सा ढलते रहिए, हो के मायूस ना यूँ शाम सा ढलते रहिए, ज़िंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, और एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए।
राह पर चलते रहिए। चलना बहुत ज़रूरी है, और वो भी अगर आप फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं कि आपके अंदर का कलाकार जिंदा है, तो आप यकीन मानिए आपको चलना है उस रास्ते पर, अपनी टाइमलाइन पर। और मंजिल नहीं पहुंचेंगे मंजिल तक, तो मंजिल के पास तक तो ज़रूर पहुंचेंगे, क्योंकि उस टाइमलाइन पे चलना ही आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू, बहुत बहुत समय दिया आपने, बहुत थैंक यू। और ये बातचीत बहुत दिल से थी, इसलिए मुझे उम्मीद है कि दिल तक पहुंचेगी, क्योंकि ज़ुबान से बात कीजिए तो सिर्फ कान तक पहुंचती है, दिल से बात कीजिए तो सीधे दिल तक पहुंचती है। तो हम बस यही चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू।